हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक जो है वो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है ये एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं, और जब ये फ्यूल बर्न होना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। गैस प्रोड्यूस होने से फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है वहाँ पर, और नॉजल्स के थ्रू फोर्सफुली वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, कि अगर ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे पूरा जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पर पूरा जो है वो गैस निकल रहा है। इतना इसका मतलब है कि नोजल्स में से जो है गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पर भी वही सेम है, यहाँ पर ये जो नोजल्स है इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही गैस निकलता है एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। थ्रस्ट का मतलब है कि अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है, और जो लॉन्च व्हीकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, structure of launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of satellite orbit. Fuel of the vehicle is also dependent on these factors. Fuel forms a major portion of the टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। सबसे ज़्यादा फ्यूल जगह लेने वाला है किसी भी लॉन्च व्हीकल में, फ्यूल सबसे ज़्यादा लगता है। बाकी का जो पोर्शन है वो उसमें सारे हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। Thus the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it. To overcome this problem, launch vehicles with more than one stage are used. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. For example, consider a launch vehicle having two stages. For launching the vehicle, the fuel and the engine is the first stage are used. Fuel और engine first stage में यूज़ किए जाते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने ही देख रहे हो, देखो ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे फ्यूल और इंजन यूज़ किया जाता है यूजिंग सॉलिड फ्यूल। यहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थर्ड इसमें वापस सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल, और लास्ट में यहाँ पर जो है हमारी सैटेलाइट पे प्लेस की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेज में अगर हम इनको डिवाइड करते हैं कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद और एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंचने के बाद जो है लॉन्च व्हीकल में से जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो जो एम्प्टी टैंक है और जो इंजन है वो मेन बॉडी से डिटैच होने शुरू हो जाते हैं और सी में जाके या फिर कोई अनपॉपुलेटेड लैंड है वहां पर जाके गिर जाते हैं। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. However, the vehicle now contains only one stage, that is the second. Weight now being reduced, the vehicle can move with higher speed. Almost all vehicles are made of either two or more stages. As an example, the structure of Polar Satellite Launch Vehicle, that is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. PSLV का नाम याद रखिए, डेवलप्ड बाय इसरो ऑफ इंडिया। हर जगह पर सेपरेशन दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है जो हम अभी देखने वाले हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने इस वीडियो को, जिसमें आप लोग देख सकते हो। देखो ये लॉन्च व्हीकल जो है पूरा मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, इस तरीके से इसको आगे लेके जाया जाता है उस जगह पे जहां से इसे हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद इसको प्लेस किया जाता है, होल्ड किया जाता है इसे,
इसके बाद ये लॉन्च होने वाला है, देखिए 3, 2, 1 एंड देन गो। इस तरीके से देखिए लॉन्च हुआ। देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके से कंबशन हुआ है और गैस जो है वो निकल रही है और इसी प्रेशर के, इसी थ्रस्ट के थ्रू जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक्चुअली स्टेजेस तो नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि 3D एनिमेशन। स्टेज 1 देखिए, स्टेज 1 सेपरेशन का सेपरेट हुआ और दूसरा स्टेज में जो इंजन है वो इग्नाइट हुआ। सेकेंड स्टेज का सेपरेशन हुआ, देखिए अगेन इंजन इग्नाइट होना शुरू हुआ एंड हियर वी हैव द फेयरिंग सेपरेशन और हमारे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है पूरी तरीके से। तो देखिए वहाँ पर जो वीडियो दिखाया था तो उसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग इजीली देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सम स्पेस मिशंस आर यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। In these missions, spacecrafts are sent to the nearby objects in the solar system to observe them more closely. New information has been obtained from such missions and it is helping us to understand the creation and evolution of our solar system. For such missions, the spacecrafts must escape the Earth's gravitational force to travel into the outer space. To achieve this, initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the Earth. तो escape velocity मतलब क्या है कि अगर स्पेसक्राफ्ट जो है, कोई अगर स्पेसक्राफ्ट हम लोग अगर आउटर स्पेस में भेजना चाहते हैं तो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कट करके उसे आउटर स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो है या जो भी हम लोग स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में भेज रहे हैं तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, रिमेंबर पर सेकेंड। इसमें अगर आप 60 मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये 660 किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर की वेलोसिटी हो जाती है। इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर कोई स्पेसक्राफ्ट मूव करता है, कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तभी जाके वो हमारी स्पेस, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कट डाउन करके बाहर की तरफ मूव होगा। एक बार जब वो बाहर मूव हो जाए तो वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर फ्यूल भी बहुत कम लगता है। स्पेसक्राफ्ट का मैक्सिमम फ्यूल जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिशंस किए गए हैं। वैसे ही हम बात करते हैं अब मून मिशंस के बारे में। ठीक है, मून मिशंस की बात करने वाले अब हम। सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट, ऑब्वियसली क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है हमसे। अब बहुत सारे स्पेस मिशंस जो है वो हम लोगों ने मून पे किए हैं। यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान, इंडिया, ये बहुत इन सारी कंट्रीज ने अपने स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजे थे मून के ऊपर। Spacecrafts in Luna series sent by Soviet Union reached near the moon. Luna 2 or launched in 1959 was first such craft. इसके बाद में 1975 में स्पेसक्राफ्ट, बहुत सारे 15 स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजे गए केमिकल एनालिसिस करने के लिए मून की ग्रेविटी, मून की डेंसिटी, मून में रेडिएशंस कौन से है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए भेजी गई। उसके बाद में मून पर बहुत सारे जो स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड भी हुए। इसमें से हमारा एक जो चंद्रयान 2 था, हम लोगों ने जिसके बारे में कुछ महीनों पहले या कुछ एक साल पहले देखा था कि चंद्रयान 2 जो है वो इसरो ने फॉर्म किया हुआ एक स्पेसक्राफ्ट था जो मून पर लैंड करने वाला था। वो भी साउथ पोल पे लैंड करने वाला था, जहाँ पर आज तक कोई भी लैंड नहीं कर पाया। अनएनॉनमसली कुछ चीज़ें बिगड़ गई और हमारा कांटेक्ट जो है उस स्पेसक्राफ्ट से टूट गया। और बाद में आपको सब को मालूम है कि आप लोगों ने न्यूज़ देखे थे कि वो मिशन फाइनली फेल हो गया। बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ही वॉज द फर्स्ट
ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। ये 1969 जुलाई 1969 में उन्होंने एक कारनामा किया था। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने चंद्रयान-1 जो है उनके मून के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया था। और ओवर ईयर मून की जो भी अलग अलग स्टडीज के बारे में, मून के अलग अलग पिक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अर्थ को भेजता रहता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। इंडिया जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने ये डिस्कवर किया कि मून पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज अ प्राउड मूवमेंट कि चंद्रयान-1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। मार्स मिशंस के बारे में बात करते हैं। मार्स मिशंस जो है वो डेफिनेटली इसरो चाहता है कि मार्स पे कुछ रिसर्च की जाए। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मून के बाद में हम लोग अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के पास पहुंच सकते हैं तो वो है मार्स। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट, बहुत सारे मिशन जो है वो मार्स से जुड़े हुए हैं। मार्स मिशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जितने भी आज तक मार्स मिशन किए गए हैं वो उसमें से आधे से ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे हैं। नासा जो है वो अपने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट मार्स के ऊपर भेज चुका है। इसरो's परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। इसरो जो है वो मंगलयान, आपने अगर मूवी थी एक, आई थिंक मिशन मंगल, तो वो मूवी देखिए। तो अगर आपने उस मूवी में देखा होगा कि मंगलयान जो है उन्होंने बनाया और इसरो की तरफ से मंगलयान जो है वो नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और वो मार्स के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू किया उन्होंने सितंबर 2014 में। ठीक है। तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली उस मिशन से, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जान सके। ठीक है। अब बात करते हैं अदर प्लैनेट्स के बारे में भी कि जहाँ पर अलग अलग मिशंस किए गए हैं। ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके के हम लोगों ने स्पेस क्राफ्ट्स भेजे हैं। एक्चुअली नासा ने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स भेजे हैं और वहाँ के एस्ट्रॉइड्स और स्टोन्स के बारे में जानकारी हासिल की है, कॉमेट्स के बारे में जानकारी हासिल की है अलग अलग तरीकों से। तो ऐसे वोयाजर 1, वोयाजर 2 करके कुछ स्पेस क्राफ्ट है जो आज की डेट में आने वाली समय में वो ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम तो वो क्रॉस कर चुके हैं और वो नेक्स्ट कोई गैलेक्सी में एंटर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कभी टाइम हो तो यूट्यूब के ऊपर आप वोयाजर 1 और वोयाजर 2 ये सर्च करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के वो स्पेस क्राफ्ट थे। इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस की थी साइंस और टेक्नोलॉजी में। लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में अगर बात की जाए तो अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल्स जो है इंडिया ने डेवलप किए हैं ताकि सैटेलाइट्स जो है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाए। अप टू 2500 किलोग्राम की वेट तक की सैटेलाइट्स बनाई गई है। PSLV, GSLV, 2 इम्पोर्टेंट लॉन्चर्स जो थे इंडिया ने बनाए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल feats achieved by India in this field have a significant contribution to the national and social development. INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunications. INSAT, GSAT ये telecommunication, television broadcasting, meteorological services में अभी भी काम कर रही है। टेलीविज़न की अवेलेबिलिटी होना, टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज जो है वो हमारे पूरे देश में जो है हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू ही बनाई जा रही है। एडुसैट सैटेलाइट जो है वो एजुकेशन फील्ड के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। IRS सैटेलाइट जो है वो इट इज़ वर्किंग फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, IRS. To exactly locate a position of any place on the Earth's surface in terms of precise latitude and longitude, IRNSS सैटेलाइट जो है वो बनाई गई है। ठीक है। तो इंडियन टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेस से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है।
अब आ जाते हैं इस लेसन के लास्ट पे, दैट इज स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट। अब ये है क्या स्पेस डेब्रिस? तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि भाई आपके घर के बाहर अगर कहीं भी आप लोग देखते हैं कि कहीं पैकेट पड़ा हुआ है, कुछ भी है, जो भी है, वो एक तरीके का कचरा ही है, ठीक है। कचरे के बारे में आप लोग जानते हो, तो डेफिनेटली स्पेस डेब्रिस मतलब कि स्पेस में का कचरा। सिंपल सी चीज़ है। और उसके लिए क्या करना चाहिए अभी? अब आप लोग इतने सारी चीज़ें सुनते हो कि हाँ भाई मिशन स्टार्ट हो गए, सैटेलाइट्स बनी, सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही है, लेकिन बाद में कुछ न कुछ दिनों के बाद में उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद में उसकी मशीन्स खराब हो जाएंगी। तो उस टाइम पे क्या? तो उस टाइम पे कुछ नहीं, वो कचरा बन जाता है, वो बन जाता है स्पेस डेब्रिस। ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, जैसे कि मैंने बोला था कि नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ लॉन्च जो लॉन्चिंग के टाइम पे डिटैच हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो जनरेट होती है, या फिर कोई सैटेलाइट एक दूसरे के साथ में कोलाइड करती है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, अब एस्टिमेट देखिए क्या है कि 2016 में 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको डेब्रिस का एक फोटो भी दिखाने वाला हूं मैं। ऑल दिस इज नथिंग बट डेब्रिस इन द स्पेस। दिस कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी वो इसकी वजह से नुकसान झेल सकती है, कहीं पे टकरा कोलिजन हो सकता है, तो पूरी स्पेस क्राफ्ट ही खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डेब्रिस जो है वो इन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने स्टडीज़ और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके रिगार्डिंग, और जल्द से जल्द शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए इस प्रॉब्लम के लिए, ताकि फ्यूचर में सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट जो है वो इस डेंजर से बच सके। अब मैं आपको एक कोई फोटो दिखा देता हूँ जिसमें स्पेस डेब्रिस जो है अर्थ के अराउंड चलिए, आपको यहाँ पर पहले से ही एक फोटो दिखाई दे रहा है। ये फोटो जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने निकाला हुआ फोटो है। आपको जो ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी अर्थ, ये जो बीच में जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो है हमारा अर्थ, और उसके अराउंड डेब्रिस देखिए पूरा। तो ये जो आसपास जो भी चीजें घूम रही है अर्थ के अराउंड, ये है पूरी की पूरी ये डेब्रिस है, मतलब कि ये पूरा कचरा है। आप देख सकते हो उसे, इतना सारा ऑलमोस्ट बना हुआ है। थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ। ये देखिए इतना सारा कचरा जो है आप लोग देख सकते हो अर्थ के अराउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से डेब्रिस जो था स्पेस में का जो भी कचरा है आप लोगों ने देखा। आई थिंक ये लेसन जो है पूरा तरीके से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये ईजी लगा होगा कि ये लेसन में सारी चीज़ें मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।